नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने फिर एक ऐसा मुद्दा लेकर आए जिस पर हिंदुस्तान को अपने ऊंची आवाज में किसी के कानों में चिल्लाने की जरूरत है, क्योंकि आवाज हिंदुस्तान की उसके कानों में, दिल में, दिमाग में नहीं पहुंच रही है और इसलिए उसकी हरकतें देश विरोधी हो रही है। और ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति ना होकर एक राज्य का मुख्यमंत्री है जिसने भारत के संविधान की शपथ ली है और भारत के दुश्मन देश को ही वो गले लगाने की बात कर रहा है। पूरे हिंदुस्तान के सारे देशभक्त नाराज हैं और लगातार मुफ्ती के हरकतों से मुक्ति कब मिलेगी इसकी बात हो रही है। हम आपको बता दें कि लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से कहीं पर भी और खास करके जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में चुनकर आने वाली सरकार का हम पूरा सम्मान करते हैं, उस जनादेश का भी सम्मान करते हैं, लेकिन जनादेश के नाम पर कोई अपने आप को मनमानी करने का भी अधिकार हम किसी को नहीं दे सकते। ऐसी जगह पर सरकारें चलनी चाहिए और दुनिया को उसके द्वारा जवाब मिलना चाहिए। अपेक्षा यह है, लेकिन होता उल्टा है, खास करके कश्मीर के बारे में, कि लोग वहां पर राजनीति करने के लिए देश के ही संप्रभुता को ठेस पहुंचाते हैं। मुफ्ती मोहम्मद इसीलिए पहले से कुप्रसिद्ध है और दोबारा यही हरकत हो रही है और इसलिए हम कह रहे हैं कि इस मुफ्ती मोहम्मद की हरकतों से मुक्ति कब मिलेगी। आइए आज के बिंदास में हम मुद्दे पर नजर डालते हैं। क्या जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों को खुली छूट मिलती जा रही है? क्या अब जम्मू कश्मीर में देश की शांति भंग करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्या घाटी में फिर से फूल नहीं बल्कि पत्थर की बारिश होगी? आजकल जम्मू कश्मीर की वादियों में सियासत गर्मा गई है। कारण है जम्मू कश्मीर की नई नवेली बीजेपी और पीडीपी के गठबंधन से बनी नई नवेली सरकार और जम्मू कश्मीर के सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद का सीएम बनते ही एक के बाद एक विवादित बयान। पहले तो मुफ्ती साहब ने जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण ढंग से हुए विधानसभा चुनाव का श्रेय भारत को और सरहद पर तैनात सैनिकों को न देकर पाकिस्तान को दे दिया। फिर साल 2001 में संसद हमले का मास्टरमाइंड अफजल गुरु की अंतिम अवशेष को वापस मांगा। और तो और मुफ्ती मोहम्मद सईद यही नहीं रुके, उन्होंने कट्टरपंथी हुर्रियत अलगाववादी नेता मसर्रत आलम की रिहाई कर दी। मसर्रत आलम की रिहाई तो हो गई, लेकिन जम्मू कश्मीर के सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद जी की मंशा इससे भी कहीं अधिक थी। मुफ्ती साहब चाहते थे कि कश्मीर घाटी में पिछले 22 सालों से बंद एक और अलगाववादी आशिक हुसैन फख्तू की रिहाई हो, लेकिन कट्टरपंथी अलगाववादी नेता मसर्रत आलम की रिहाई से ही पीडीपी भाजपा गठबंधन में तनाव पैदा होने और संसद में जोरदार तरीके से इस मुद्दे को उठाने के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने कहा कि वो अब और किसी भी राजनीतिक बंदियों या उग्रवादियों को रिहा नहीं करेगी। फिर भी मुफ्ती जी की मंशा अभी भी साफ नहीं है। पीडीपी सरकार की मनमानी है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही और घाटी में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादियों के अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। मसर्रत आलम की रिहाई कोई एक मामला नहीं है, ऐसे ढेरों मामले हैं जो अब सामने आएंगे। अब पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद की मंशा साफ है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ चाहते हैं। ये जम्मू कश्मीर का वो चेहरा है जिनके एक इशारे पर मसर्रत जैसे अलगाववादी नेता को, जिसने कश्मीर घाटी के शांति को भंग कर दिया था, ऐसे शख्स को छोड़ दिया गया। और अब इस कट्टरपंथी नेता मसर्रत आलम की रिहाई ने राजनीति की गलियारों में तूफान खड़ा कर दिया है और संसद से लेकर देश की आम जनता के बीच मसर्रत जैसे देशद्रोही के प्रति आक्रोश साफ साफ देखा जा सकता है। मसर्रत के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में कोहराम मच गया। ये बात भी सच है कि इस बार अलगाववादियों ने चुनाव बहिष्कार का कोई नारा नहीं दिया। यहाँ पर मुफ्ती जी की रणनीति साफ तौर पर समझ में आती है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की रणनीति ये है कि अगर इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार से समर्थन वापस ले लेती है तो मुफ्ती जी तुरंत चुनाव चाहेंगे। मुफ्ती मोहम्मद सईद की नजर में कश्मीर घाटी के 46 सीटों के साथ साथ जम्मू के उन 6 सीटों पर भी है जो मुस्लिम बहुल हैं। जम्मू कश्मीर में कुल 87 सीटें हैं। मुफ्ती का अलगाववादियों और पाकिस्तान को धन्यवाद करने के पीछे भी यही रणनीति है कि वो उन वोटों को भी अपनी ओर करना चाहते हैं जो इन दोनों के समर्थक माने जाते हैं।
ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे हम इनकार नहीं कर सकते। मसर्रत आलम जैसे राष्ट्र विरोधी ताकतों को छोड़कर सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद पूरी तरह से कुछ खास लोगों की नजर में नायक बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो पूरी तरह से न सिर्फ देश के लिए और न ही जम्मू कश्मीर की जनता के हित में है। तो मुफ्ती मोहम्मद सईद को तय कर रहा है कि उन्होंने खलनायकों का नायक बनना है या नायकों का नायक बनना है। जिस कश्मीर के लिए कहा जाता है कि दूध मांगो खीर देंगे, कश्मीर मांगो भून देंगे, ऐसे में क्या भारत का, भारत के जनता का, भारत में खास करके ऐसे लोग जिन्होंने कश्मीर के लिए अपनी शहादत दी है, कश्मीर में सेना में काम करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने की तैयारी रखी है, उन लोगों पर क्या गुजरी होगी। और वो लोग हम आज प्रतिनिधित्व के तौर पर हम फोन के द्वारा, स्काइप के द्वारा, और स्टूडियो में हमारे साथ ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी जुड़े हैं, उनके द्वारा उनकी अभिव्यक्ति को आप तक पहुंचाएंगे। मिश्रा जी, हम तो कश्मीर के बारे में पूरा हिंदुस्तान कितना संवेदनशील है हम जानते हैं। अभी मैंने कहा कि खीर मांगो तो दूध मांगो तो खीर देंगे और कश्मीर मांगो तो चीर देंगे, ऐसे नारे हिंदुस्तान से लगते हैं। और ऐसे में इस कश्मीर के प्रति जो लोगों के मनों में इतना प्रेम है, अति प्रेम है, उस अति प्रेम पर ये जो हरकत वहाँ के मुख्यमंत्री ने की है, ये कैसा प्रभाव डालती है? मैं समझता हूँ कि जो वहाँ के नए मुख्यमंत्री की उनके एक्टिविटीज़ हैं, उनके कदम हैं, उनकी नीति है, यह न तो कश्मीर के जनता, क्योंकि कश्मीर के 3 हिस्से हैं, वैली है, घाटी है, जम्मू है और लद्दाख रीजन है, न तो वहाँ के जनता के हित में है, न तो देश के हित में है और न तो शांति के हित में है। और दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि उनका एक खास एजेंडा है, जिस एजेंडे के तहत वो काम कर रहे हैं और चाहते यह हैं कि उनका पूरा प्रभुत्व कश्मीर वैली पर हो, कश्मीर में हो, और उनकी आगे आने वाली जनरेशन, उनकी लड़की भी उनके बाद चीफ मिनिस्टर वहां की बने, सर्वे सर्वा बने। इनकी बेटी तो जो जिसका अपहरण हुआ था, अभी कई लोग ऐसा मानते हैं कि वो तो एक ड्रामा था। ऐसा है कि उस वक्त ये खुद होम मिनिस्टर थे और इनके हाथ में जितनी भी मशीनरी थी जो कि काउंटर टेररिज्म के लिए रिस्पांसिबल है, सिक्योरिटी के लिए रिस्पांसिबल है, यह पूरी मशीनरी इन्हीं के हाथ में थी। और इनको यह पूरा पता था कि कहाँ पर वो है और कौन उसको ले गए हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में था और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड काउंटर टेररिस्ट फोर्स है, वो डिप्लॉय हुई थी और उनको ये ऑर्डर था कि टेररिस्टों को पता लगाया जाए और कहां पर हैं लोकेट किया जाए, उनको डिस्ट्रॉय किया जाए। और यह मुफ्ती मोहम्मद सईद ने ऑर्डर पर्सनली दिया था कि वहां से काउंटर टेररिस्ट फोर्स को हटा लिया जाए और काउंटर टेररिस्ट फोर्स वहां पर नहीं डिप्लॉय होगी। तो ये जितनी बातें हैं ये साफ इंडिकेट करती हैं कि उनका एक अपना प्रोग्राम है और वो प्रोग्राम शुरू से ही उन्होंने उसको उजागर कर दिया था, जब उन्होंने पाकिस्तान को धन्यवाद दिया, टेररिस्टों को धन्यवाद दिया और इसी के साथ साथ उन्होंने कुछ ऐसा क्लैरिफिकेशन दिया। लेकिन उन्होंने उस सेना को धन्यवाद नहीं दिया जिन्होंने अपना सीना तान कर उस अलगाववादियों को अपने सीने के बल पर ही उनके अंदर भय पैदा किया और वहां पर लोकतंत्र की प्रतिष्ठापना सेना के खिलाफ उनकी बहुत ही डीप फीलिंग है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जिसके तहत सेना काम करती है और सेना इसके तहत आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर के एक्ट के तहत सिर्फ कश्मीर में नहीं काम कर रही है, जहां भी इस तरीके ऐसी अलगाववादी गतिविधियां जैसे मैं नागालैंड में था 1963-64 में था, वहां पर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट था और कई जगह और त्रिपुरा में है, मिजोरम में भी पहले था, तमाम जगहों पर होता है जहां सेना ऑपरेट करती है। उसका इम्प्लीकेशन ये है कि अगर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हट जाएगा तो सेना के कमांडर को कोई भी एक्शनेबल इंटेलिजेंस मिलने के बाद उसको थाने में जाना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा, रिटन ऑर्डर लेना पड़ेगा सर्च का, और तब तक आतंकवादी तो अपने मंसूबे पूरे कर चुका होगा, एक बात। और दूसरा, वो इस तैयारी में रहेगा कि पुलिस वालों से निकल के सेना कहां से आ रही, किस तरीके से आ रही है, किस रास्ते से आ रही है, कब आएगी। तो सेना के लिए एक बहुत बड़ा ये घातक सिचुएशन होगी। और मैं समझता हूं कि इस बात को
सिर्फ सैनिक ही समझ सकता है। और मुफ्ती मोहम्मद सईद सेना को, भारतीय सेना को उसी कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं जहां उनका डिस्ट्रक्शन हो। बिल्कुल, और इसलिए यह बात हम कभी होने नहीं देंगे और किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। भारत का कोई भी नागरिक ये चीज नहीं होने देगा और इसके लिए बिंदास बोल के आगे बढ़ना भी होगा तो भी उसके लिए तैयार रहेगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। मैं राहुल बात कर रहा हूँ देहरादून से। सर मुझे आपका शो ये बिंदास बोल बहुत अच्छा लगता है सर। सर ये मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जो मसरत की रिहाई कराकर हमारे उन सैनिकों का अपमान किया है जिन्होंने हमारी देश की आजादी और आतंकवादियों के मुठभेड़ में शहीद हुए हैं सर। और मुफ्ती ने इस रिहाई करवा कर पाकिस्तानी प्रेमी होने का भी एक संकेत दिया है सर। मुफ्ती को अपने पद से अभी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अगर 3 साल तक उसके हाथ में कमान रही तो इसी तरह रिहाई करते हुए अपने देश पाकिस्तानी प्रेमी का परिचय देता रहेगा और भारत के खिलाफ कुछ न कुछ साजिशें रचता रहेगा सर। ऐसा हम होने नहीं देंगे, चिंता मत करिए, अपना आवाज बुलंद रखिए और ऐसा करने से रोकने के लिए जो भी कदम संवैधानिक हमको उठाना जरूरी होगा वो भी हम उठाएंगे, भले मुख्यमंत्री गैर कानूनी कदम क्यों ना उठा रहे हो। हम नजर डालते हैं कि आखिर ये मसरत आलम कौन है। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी आंदोलन पर पैनी निगाह रखने वाले मसरत आलम भट्ट को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी का उत्तराधिकारी माना जाता है और साथ ही मसरत गिलानी का शिष्य भी है। वो गिलानी जो खुलेआम देश विरोधी बयानबाजी करता है, वो गिलानी जो रहता तो हिंदुस्तान में है लेकिन अपने ही देश को तोड़ने की बात करता है। इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। मसरत आलम 4.5 साल से जम्मू कश्मीर की बारामूला जेल में बंद था। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के आदेश के बाद उसे रिहा कर दिया गया। मसरत को 2010 में कश्मीर में अलगाववादी प्रदर्शन और सुरक्षा बलों पर पथराव कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सन 2010 में कश्मीर में हुए राष्ट्र विरोधी प्रदर्शनों में 120 लोगों की मौत हो गई थी। मसरत के खिलाफ 27 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, जिनमें हत्या के प्रयास, राजद्रोह और षड्यंत्र जैसे मामले शामिल हैं। हालांकि उन सभी मामलों में कोर्ट ने उसे जमानत दे दी थी, लेकिन फिर भी मसरत को हम आज भी देशद्रोही ही मानते हैं। 2010 में कश्मीर में हुए राष्ट्र विरोधी आंदोलन के बाद मसरत को हिरासत में ले लिया गया था। उसे पहली बार जन सुरक्षा कानून के तहत अक्टूबर 2010 में हिरासत में लिया गया। उसके बाद से उसी कानून के तहत 8 बार हिरासत में लिया जा चुका है। पहली बार मसरत आलम का नाम साल 2008 में अमरनाथ जमीन विवाद में सामने आया था। इतना ही नहीं, कश्मीर में पत्थरबाजी का मास्टरमाइंड भी यही मसरत आलम था, जिसे मुफ्ती मोहम्मद सईद ने सीएम बनते ही रिहा कर दिया। हालांकि जन सुरक्षा कानून के तहत किसी को अधिक से अधिक 2 सालों तक हिरासत में रखा जा सकता है। 24 साल का मसरत आलम न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए घातक है, बल्कि पूरे देश के लिए खतरा है। आपराधिक गतिविधि में लिप्त मसरत आलम के नाम 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरे 27 मामले दर्ज हैं। इनमें जम्मू कश्मीर के पिनल कोड की धारा 147 यानी गैर कानूनी रूप से कहीं जमा होना, धारा 148 यानी दंगा फैलाना और खतरनाक हथियार रखना, धारा 436 यानी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और धारा 153A यानी समाज में नफरत की आग फैलाना शामिल है। ऐसे शख्स को रिहा करके पीडीपी सरकार ने जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से नफरत की आग में घी डालने जैसा काम किया है। आपने देखा होगा अभी एक भारतीय सैनिक के पीछे कैसे वहां के अलगाववादी लगे हुए थे और उसको नीचे गिराकर लातों से उसको
कितना अपमान कर रहे थे। उसके सीने पर लगा हुआ भारत का तिरंगा और उसके शरीर पर जो भारत की वर्दी है उस पर लात मारने की हिम्मत इस मसरत के देशद्रोही कार्रवाइयों के कारण हुई थी। और ऐसे सांप को दूध पिलाने के बजाय उसको डंडे से ठोकना चाहिए था, लेकिन भारत सरकार उसको 4.5 साल तक जेल में रखी और अब उसको खुला छोड़ने के लिए, डंक मारने के लिए बाहर निकाला है। कश्मीर, जम्मू कश्मीर सरकार की इस हरकत से अगर हिंदुस्तान कड़ी प्रतिक्रिया नहीं देगा तो ऐसे और कई सांपों को बिलों के बाहर निकाला जाएगा जो अंतिमतः भारत माता के सुपुतों को ही डंक मारेंगे। अगर हमको यह नहीं होने देना है तो ऐसे घटनाओं को घटने के पहले ही आवाज उठाने के लिए तैयार रहना होगा। एक और कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जब से भाजपा सरकार को केंद्र में या कश्मीर में एक बड़ा मत मिला था और इसलिए मिला था कि आतंकवाद कम होगा और भारत एक सुरक्षित देश होगा, लेकिन भाजपा ने कश्मीर में पीडीपी के साथ समझौता किया और सरकार बनाई और सरकार ने बनते ही उसने मुफ्ती ने तुरंत उसको मसरत आलम को रिहा करवा दिया। तो ये भारत के लिए एक खतरा है और वहाँ पे मुफ्ती को मसरत आलम को रिहा कराना यानी कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ाना है। तो मेरे हिसाब से यानी कि जो भारत की जनता ने भाजपा पे जो विश्वास जताया था उसके उलट सरकार कर रही है और एक आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। मेरे हिसाब से कि मसरत आलम को दोबारा उसमें गिरफ्तार किया जाए और जेल भेजा जाए तो वहाँ की जनता। बीडी मिश्रा जी, आप बीजेपी के साथ भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी की इसके पीछे की रणनीति क्या रही? क्योंकि देशभक्तों के मन में ये सवाल है, ये कॉल करने वाला भाजपा का ही वोटर था, खुद बता रहा है। ऐसे में बीजेपी की नीति, जो भी रणनीति रही हो, वो अलगाववादियों से छुपकर कुछ हो सकती है देश हित में, ऐसी अपेक्षा तो है, लेकिन देश को समझाने में बीजेपी नाकामयाब रही, ऐसा नहीं लगता? मैं इस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूं बीजेपी का, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से मैं ये समझता हूं कि जितनी भी कार्रवाइयां हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद की जो ये कर रहे हैं और जो मसरत आलम की रिलीज़ है, इस रिलीज़ के पीछे जो भी उनका पॉलिटिकल एजेंडा हो, लेकिन इससे जो संदेश जाएगा वो संदेश टोटल जो डिवीज़न है कश्मीर के भीतर और कश्मीर का जो बाकी कश्मीर वैली का जो बाकी इंडिया से है, भारत से है, उसमें बहुत बड़ा गैप आएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो जनता की, वैली के जनता की, घाटी के लोगों की जो अपेक्षाएं बढ़ेंगी और उस पर जो तूल चढ़ेगा, उसके वजह से वहाँ पर अराजकता और भी बढ़ेगी। और तीसरी बात यह है कि एक विद्रोह की भावना इससे आगे निकल के आएगी, क्योंकि वैली जो घाटी है वहाँ के लोगों को अगर यह बताया जाए कि जितने भी वहाँ लोग किसी भी कार्रवाई की वजह से, किसी भी कारण से, सुरक्षा की दृष्टि से जेल में बंद हैं, उनको छोड़ा जाना चाहिए। और ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सरकार, भारत सरकार इस पर एग्री नहीं करेगी, क्योंकि सुरक्षा का मामला चूंकि ये एक बिल्कुल नहीं, मैं बीजेपी वाले एंगल से पूछ रहा था। तो क्या बीजेपी ने ये सोचा कि वैसे तो कश्मीर में अकेले की सत्ता आने की संभावना नहीं है, एटलीस्ट वहां पर उप मुख्यमंत्री हिंदू बन जाएगा और जो भी चेक सरकार में बैठकर लगाया जा सकता है वो ज्यादा संभव है, ना कि भारत सरकार का डंडा चलाकर लगाया जाए। ये भी पॉजिटिव कुछ सोच रही होगी। मैं इस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा डिस्कशन पार्टी में इस बार इस पॉइंट पर नहीं हुआ है। और मैं ये समझता हूं कि जो सोच-बूझ, मेरे ख्याल से उद्देश्य यह रहा होगा कि वहां पर भी विकास हो। हमारे प्रधानमंत्री जी कई बार कश्मीर में गए थे और उन्होंने जब वहां पर फ्लड आया था, बड़ा ही भयानक और बड़ा कुदरत का बड़ा एक प्रकोप था, वहाँ पर इतना मदद किया था। तो उन्होंने सोचा कि अगर कोई सरकार बने जिसमें विकास का एक बड़ा मुद्दा हो और विकास हो सके तो शायद यह देश के लिए अच्छा रहेगा, कश्मीर के अवाम के लिए अच्छा रहेगा और कश्मीर, जम्मू और लद्दाख यह कंबाइंड सबके लिए अच्छा रहेगा। मैं समझता हूँ एक अच्छी दृष्टि से और एक सकारात्मक भावना से उन्होंने गठबंधन किया था। बिल्कुल, लेकिन उसका बीजेपी के साथ जाने के कारण जो राजनीतिक नुकसान होने की संभावना पीडीपी को दिख रही थी, तो अपने आकाओं को और अपने समर्थकों को, मतलब अपने ऊपर वालों को और अपने नीचे वालों को संदेश देने के लिए ये दाव उन्होंने खेला। लेकिन अगर उनको अपने दाव खेलने का अधिकार है, जो कि उस जगह पर बैठने के बाद नहीं है, राजनीतिक दल में जो करना है कर सकते, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर शपथ लेने के बाद जो बात नहीं कर सकते वो उन्होंने की है और इसलिए आज बिंदास बोलने की जरूरत पड़ी। हम कारणों पर नजर डालते हैं कि आखिर हम आपको ऐसा क्यों कह रहे हैं।
मुफ्ती मोहम्मद सईद जैसे राजनेताओं का पूरी तरह से देश के प्रति समर्पित न होना, जिससे समय समय पर ऐसी देश के विरुद्ध होने वाली घटनाएं सामने आती हैं। जम्मू कश्मीर के कुछ राजनीतिक दलों का आज भी कश्मीर को भारत का हिस्सा न मानना, जिसके परिणाम स्वरूप मसर्रत जैसे अलगाववादी नेता की रिहाई हो रही है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 का हटाया न जाना, जिससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चोट पहुंचती है और आए दिन घाटी की शांति भंग होती है। अलगाववादी विचारधारा को बढ़ावा देने वाले राष्ट्र विरोधी नेताओं का सही वक्त पर लगाम न कसना, जिससे सार्वजनिक तौर पर जनता को विद्रोही बनाया जाता है। राष्ट्र विरोधियों पर सख्ती से कार्रवाई न करना, जिससे देश की शांति भंग होती है और मासूमों की जान चली जाती है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सर बोलिए सर। सबसे पहले तो सर मैं ये कहना चाहूंगा सर, मैं कितने दिन सर आपका फोन ट्राई कर रहा था, लेकिन सर मेरा फोन लगा नहीं। आज पहले मेरा फोन लगा है सर। सर मैं ये कहना चाहूंगा कि सर ये जो मसरत है सर, मसरत की रिहाई से सरासर सर एक देशद्रोही गतिविधि मैं कहूंगा। और ये मुफ्ती मोहम्मद सईद सर, जनता ने उन्हें इसलिए नहीं चुना था कि आप जाओ और मसरत को रिहा कर दो सर। जब तक ये ऐसे अलगाववादी नेता हमारे देश में रहेंगे, कहीं ना कहीं ये हमारे देश के लिए खतरा है। और मैं सर आपके चैनल के माध्यम से मोदी सरकार से अपील करना चाहूंगा कि ऐसे देशद्रोहियों को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करके फिर से जेल में डाल दिया जाए। और सर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब उस दौरान जब ये कश्मीर में सर 2008-2010 के दौरान जब देश विरोधी सर गतिविधि चल रही थी सर, उस दौरान पत्थरबाजी में 112 लोग मारे गए थे सर। ये कहीं ना कहीं सर जो लोग मारे गए, जो सैनिक हमारे शहीद हुए वहाँ पे सर, उनके साथ सर मजाक है ऐसे आतंकवादियों का छूटना जेल से। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतनी बड़ी संख्या में मिश्रा जी वहाँ पर 120 लोगों की जान, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। मतलब कई देशों में तो पूरे साल में इतने लोग नहीं मरते हैं, और वहाँ पर लोगों की नहीं, मतलब वो सुरक्षा बलों के संबंधित खासकर पुलिस और सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों की जाने गई थी। इतनी बड़ी जाने जाने का मतलब किसी देश के लिए कितना हो सकता है? मैं आपको शुरू की हिस्ट्री से बताना चाहता हूं कि इंडियन आर्मी ने कश्मीर के लिए क्या किया था। 14 अगस्त 1947 में जब भारत इंडिपेंडेंट एक दिन बाद हुआ था, 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंट हुए थे और वो 14 अगस्त को इंडिपेंडेंट हुए थे। उसी वक्त पाकिस्तान की आर्मी और वहाँ के कबायली उन्होंने आक्रमण कर दिया था, और वहाँ पर जो मुजफ्फराबाद है, जो कि राजा हरी सिंह के कश्मीर का बॉर्डर होता था, वहाँ पर अटैक हो गया था। और उसके बाद जितनी उनकी पलटनें थी, मिलिशिया थी, सबको ओवररन करते हुए वो लोग श्रीनगर के पास आ रहे थे। उस वक्त इंडियन आर्मी 28 अक्टूबर 1947 को जाके वहाँ पर ऑपरेशन शुरू किया था और उनको पीछे तक ढकेल रहा था, और हम कामयाब हो गए थे उनको उरी तक ढकेलने में। लेकिन जब उरी पर पहुंच गई हमारी सेनाएं, आपको मालूम होना चाहिए कि उस वक्त इंडिया का कमांडर इन चीफ और पाकिस्तान का कमांडर इन चीफ वहाँ पर पाकिस्तान में मसरवी थे और यहाँ पर बूशर थे। ये दोनों आपस में बातचीत करते थे और दोनों आपस में बातचीत करके दोनों सेनाओं को मूव करते थे। तो कहने का मतलब यह है कि उस वक्त ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन था, हमारे गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, और एक तरफा उन्होंने प्रेशराइज किया जवाहरलाल नेहरू को, जो कि उस वक्त प्रधानमंत्री थे, कि वो सीज फायर डिक्लेयर करें और इस मामले को लेके यूनाइटेड नेशंस में जाएं। तो उस वक्त जो भारत के इंडियन आर्मी की जो सेक्रीफाइस थी वो बहुत बड़ी थी। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि उस वक्त 19 इन्फेंट्री डिवीज़न जो कि वैली में लड़ रहा था, उसके कमांडर थे जनरल थिमैया, और वो खुद एक T-16 में जोजिला पास पर T-16 में खुद बैठ के, जो अग्रिम गाड़ियां थी जोजिला पास को कैप्चर करने के लिए, उसमें खुद बैठ के गए थे। तो ये बहुत बड़ी सेना का बड़ा योगदान है इस कश्मीर को हमारे साथ। और इसका ये मजाक उड़ाया जा रहा है कि ये जितने आतंकवादी आज के दिन में हैं, जो कि ये चाहते हैं कि वहाँ पर अलगाव हो और पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, और उनके लिए उनकी सरकार बनी है और आतंकवादियों को छोड़ना है, तो यह सिलसिला मैं समझता हूँ बड़ा डेंजरस है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ
कि जो लोग यह समझते हैं कि आतंकवादियों को छोड़ के वहाँ पर कोई न कोई ऐसी व्यवस्था बनेगी जिसमें इनका सपोर्ट होगा, तो गलत हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने भी यही किया था और पाकिस्तान आज आतंकवाद से खुद जूझ रहा है। और वहाँ पर जो आर्मी का सैनिक स्कूल है, जो आर्मी स्कूल है पेशावर में, उसके ऊपर भी अटैक हो गया था। और खैर वो तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान की क्या हालत है और ये हालत के लिए खुद जिम्मेवार है। एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि जो लोग पाकिस्तान को वहां नारा लगा रहे हैं कश्मीर में अलगाववादी, उनको ये मालूम होना चाहिए कि जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां पर कश्मीरियों की हालत इतनी बदतर है कि कोई वहां कश्मीरी जाना पसंद नहीं करे। बिल्कुल, और इसलिए तो कश्मीरी भारत के पक्ष में और चुनाव में पार्टिसिपेशन अच्छे तरीके से करते, इसका कारण वो जानते हैं कि उस पार नर्क है। अगर स्वर्ग बनाना है तो भारत के साथ, हिंदुस्तान के साथ रहना चाहिए। हम लेते एक छोटा सा ब्रेक पर जाते जाते एक देशभक्ति गीत। मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम जहाँ हथेली पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं कश्मीर, जो कि हम सब लोगों के लिए भारत माँ की शान है, जान है, जिसके लिए अभी मिश्रा जी बता रहे थे कि भारत की सेना ने कितना सैक्रिफिकेशन किया है। और किसी एक राज्य के लिए अगर हिंदुस्तानियों ने सबसे ज्यादा जाने अगर दी होगी तो मिश्रा जी मुझे लगता है कि कश्मीर ही एक ऐसी भूमि होगी जहां पर पूरे हिंदुस्तान के हर जिले का कोई ना कोई शहीद जरूर मायका लाल हुआ होगा। और ऐसे में उस कश्मीर को हम ऐसे सांपों के हवाले नहीं कर सकते जो दूध तो हिंदुस्तान का पीते हैं लेकिन गुणगान गाने के लिए पुंगी पे नाचते हैं पाकिस्तान के और डंक मारते हैं फिर भारत को। गिलानी को हम थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे कि ये कैसे हम पाकिस्तानी है कहने का नारा दे रहा था। इसी गिलानी का चेला है ये मसरत आलम, और उस आलम का गुरु है वहां का मुख्यमंत्री। अगर ये तिकड़ी इस प्रकार चलती रहेगी तो हम देशभक्तों के सारे बलिदानों का व्यर्थ ही वहां पर जाएंगे। इसलिए इनके ऊपर कंट्रोल करना जरूरी है और इसलिए हिंदुस्तान को बोलते रहना और जागते रहने की जरूरत है। हम जरा नजर डालते हैं कि मुफ्ती मोहम्मद सईद का विवादों से कैसे पहले से नाता है। देखिए, जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद अटल इरादों और बड़े तूफानों में भी अपनी कश्ती को पार लगाने की कुव्वत रखने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन ये भी सच है कि मुफ्ती जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से देश के विरुद्ध फैसले ले रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं, उससे कहीं न कहीं उनकी ये छवि धूमिल होती जा रही है। 12 जनवरी 1936 को अनंतनाग जिले के बिजबेहरा में पैदा हुए सईद श्रीनगर में एसपी कॉलेज और साथ ही साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं, जहां से उन्होंने कानून और अरब इतिहास में डिग्री हासिल की थी। सईद ने 1962 में अपने जन्मस्थान से डीएनसी के कमान में चुनाव जीता और चुनावी सफर की शुरुआत की। उन्होंने 1967 में भी इसी सीट से जीत हासिल की थी, जिसके बाद सादिक ने उन्हें उप मंत्री बनाया था। 1972 में वो कैबिनेट मंत्री बने और विधान परिषद में कांग्रेस पार्टी के नेता भी। 1975 में उन्हें कांग्रेस विधायक दल का नेता और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन वो अगले 2 बार चुनाव हार गए। मुफ्ती जी की आंखों में कश्मीर की राजनीति के दशकों के अनुभव की रोशनी है, वहीं अब उनकी आंखों का तारा कोई और हो गया है। आजकल मुफ्ती मोहम्मद सईद को देश को तोड़ने वाले लोग ज्यादा भा रहे हैं। 79 साल के शहीद को मृदुभाषी और सौम्य राजनेता के रूप में देखा जाता है,
लेकिन देश के पहले मुस्लिम गृह मंत्री की छवि को उस समय आघात लग गया था जब वीपी सिंह की अगुवाई वाली उनकी सरकार ने उनकी 3 बेटियों में से एक रूबिया की रिहाई के बदले 5 लोगों को छोड़ने की आतंकवादियों की मांग के आगे अपने घुटने टेक दिए थे। रूबिया की रिहाई के बदले में आतंकवादियों की रिहाई की संवेदनशील राज्य जम्मू कश्मीर की राजनीति में दूरगामी प्रभाव पड़े। 2 दिसंबर 1989 को राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार के गठन के 5 दिन के बाद ही रूबिया का अपहरण हो गया था। अक्सर अपनी राजनीतिक निष्ठाओं को बदलते रहने वाले सईद उस समय केंद्र में गृह मंत्री थे जब घाटी में आतंकवादियों ने सिर उठाना शुरू कर दिया था और उसी समय 1990 में वादियों में कश्मीर पंडितों की विस्थापन की कुख्यात कहानी शुरू हुई थी। अपनी बेटी महबूबा मुफ्ती के साथ 1999 में खुद की राजनीतिक पार्टी जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट का गठन करने के पूर्व सईद ने अपने राजनीतिक करियर का लंबा समय कांग्रेस में बिताया और कुछ समय वो वीपी सिंह के तहत जन मोर्चे में भी रहे। हालांकि वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई और उमर अब्दुल्ला ने राज्य में अपनी पार्टी को जीत दिलाई। अब हम चलते हैं कॉलर के पास की कॉलर क्या कहना चाहते हैं, देखिए। और जम्मू कश्मीर में सरकार भाजपा सरकार को जनता ने वोट दिया था, 25 सीटें आई, लेकिन जैसे मसरत आलम को पीडीपी यानी कि पीडीपी के मुख्यमंत्री मुफ्ती ने रिहा किया, तो मुफ्ती ने रिहा किया, इसमें भाजपा का कहीं ना कहीं हाथ लगता है। अगर दोनों में सरकार संगठन से सरकार बनी है और दोनों ने मिलकर ही रिहा किया तो ये जनता के लिए ये धोखा है और जनता को धोखा दिया गया है। और ये यानी कि मसरत आलम को रिहा करना ये आतंकवाद को बढ़ाना है और इससे आतंकवाद बढ़ेगा तो जम्मू कश्मीर में एक आतंकवादी हमला होने का संकट भी हो सकता है। जय हिंद। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। से बोल रहा हूँ। ये जो मुफ्ती मोहम्मद सईद है, इनका इतिहास पहले से ही सब जानते हैं कि अपनी बेटी का अपहरण करवा करके और कितने आतंकवादियों को छोड़ा था उस समय। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं भारत के नेतृत्व ने गलती किया कि इसके ऊपर विश्वास किया। ये उन्हीं को अपने आतंकवादियों को अपना दामाद मानता है, बिल्कुल वैसे ही सेवा करता है और उससे यही अपेक्षा की जा सके उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं होती है तो देर करेंगे, हमारी सेनाओं का मनोबल डाउन हो रहा है उससे। हमारे देशभक्त लाचार नजर आ रहे हैं इस समय। आपके माध्यम से हम ये सरकार को भी आह्वान करना चाहते हैं कि तुरंत से तुरंत इस मसले पर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, धन्यवाद। ये है हिंदुस्तान के मन की प्रतिक्रिया है, ये है लोगों के मन में आग। मिश्रा जी, अगर अब तो लगता है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा ही होता रहा तो जरा परिणाम देख लेते हैं, क्या परिणाम होंगे। जम्मू कश्मीर में कभी भी शांति स्थापित नहीं हो पाएगी और आए दिन दंगे होंगे जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। मसर्रत जैसे दूसरे अलगाववादी नेताओं की भी रिहाई होगी जो पूरी तरह से देश के हित में नहीं है। देश के गद्दारों और देशद्रोहियों का मनोबल बढ़ेगा जिससे देश की अखंडता का नाश होगा। ऐसा करने से गठबंधन की सरकार का एक पक्ष कमजोर है। देश में ऐसा संदेश जाएगा जो जम्मू कश्मीर के विकास और समाज के लिए घातक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि खराब होगी और देश की प्रतिष्ठा को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। परिणामों के बाद हम मिश्रा जी के पास चलते हैं। मिश्रा जी, क्या ऐसे परिणाम हिंदुस्तान के हित में तो रह ही नहीं सकते, तो कितना बड़ा अहित होगा? मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि जितने अलगाववादी हैं कश्मीर वैली में, उन्होंने एक दुकान अपनी खोल रखी है, उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है और वो वेस्टेड इंटरेस्ट के तहत ये अलगाववादी एक्टिविटी करते हैं। वो भारत में रह के और उनको इतनी सुविधाएं इस मुहिम में मिल जाती हैं कि वो बड़े आराम से बड़े ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो वाकई पाकिस्तान जाएं और पाकिस्तान से उनका कोई रिश्ता रहे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो नेता हैं जो इस तरीके की ट्यून जैसे अभी मुफ्ती साहब कर रहे हैं, इनको भी ये डिस्टेबलाइज सिचुएशन में ये जो
फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर वो ये करना चाहते हैं, और वो इन एक्टिविटी से एक पॉलिटिकल माहौल ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं जहां पर हिंदुस्तान के प्रति हेट्रेड और बढ़े कश्मीर वैली में, और दुकानदारी चलती रहे। और ये सब इनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, और वेस्टेड इंटरेस्ट के तहत ये कर रहे हैं। और इनका एम यही है कि वैली की अनफॉर्चुनेटली प्रपोर्शन से जो ज्यादा सीटें हैं उन पर ये काबिज हैं, उन पर इनका वो भी कब्जा एक है। तरीके से अन्याय है बाकी जम्मू के साथ टोटल, बाकी टोटल। क्योंकि लोक इसके कोई संख्या मायने के नहीं अनुपात होते में ऐसे सीटें कैसी दी गई हैं। मुझे बात- लगता है कोर्ट में भारत सरकार ने इस मुद्दे को उठाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हर जगह 5 साल का अरसा है असेंबली का, वहां पर 6 साल का अरसा है। तो ये जो पक्षपात भरा इनका एक माहौल है, इसमें इनकी दुकानदारी चलती रहनी चाहिए। और इनके हर पीढ़ी वाले अगली बार ये महबूबा साहब को बिल्कुल, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, और मैं आपको बता दूं कि जितने अलगाववादी अलगाववादी चाहते हैं इस तहत ये काम कर रहे जितने हैं। अलगाववादी हैं, और इनका न तो कोई देश में इंटरेस्ट है, न कश्मीर की जनता के भलाई में इंटरेस्ट है। बिल्कुल, इनका उसमें भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर ये कश्मीरियों की हित की बात करते तो अपने बच्चों को इंग्लैंड अमेरिका में नहीं पढ़ाते। और मिश्रा जी, मैंने तो ये भी पढ़ा है कि भारत के जितने अलगाववादी हैं, पाकिस्तानी उनको अपने यहाँ पर एक घर दे देते हैं बीवी के साथ। ये बोलते हैं कि अगर वहां से तुमको कभी किसी कारणों से निकलना पड़ा तो ये देखो, ये बीवी है, ये घर है, ये पैसा है। तो ऐसी सुविधाएं इनको मिल रही हैं तब तक जब तक ये हिंदुस्तान में कश्मीर है। बिल्कुल। और ये जानते हैं खूब अच्छी तरह से कि कश्मीर को हिंदुस्तान में ही रहना चाहिए, जिससे कि उनकी दुकानें चलती रहें, उनका इंटरेस्ट चलता रहे, और उनकी खुद की जो सेल्फिश मोटिव्स हैं वो पूरे होते रहें। मुफ्ती साहब शायद यही गलती कर रहे हैं और इसी दिशा में जा रहे हैं। बिल्कुल। कॉलर के पास चलते। जैन सर, मैं बिंदास बोल का बहुत बड़ा फैन हूँ, और मैं कई दिनों से कोशिश कर रहा था फोन लगाने की। आज जाके मेरा फोन लगा है सर। जो ये मुद्दा आपने उठाया है, बहुत अच्छा मुद्दा आपने इस बिंदास बोल में उठाया है। और ये पीडीपी सरकार ने, मुफ्ती ने जो ये रिहाई की है मसरत की, ये बहुत देशद्रोही वाला काम किया है सर। जल्द से जल्द पीडीपी को इस्तीफा दे देना चाहिए, मुफ्ती को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए मंत्री पद से। धन्यवाद। एक टेलीफोन कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। मैं शुभांकर बोल रहा हूँ गाजियाबाद से। और जैसे कि ये जो मसरत आलम की जो रिहाई जो हुई है, तो ये पीडीपी देशद्रोहियों की पार्टी, और इसने, और जैसे ये सरकार में आने के बाद जो ये काम कर रही है, ये राष्ट्र विरोधी हैं। और पीडीपी सरकार को ये मसरत आलम जो है, ये जो आतंकवादी, इसका साथ नहीं देना चाहिए, और उसे राष्ट्र की बात करते हुए राष्ट्र धर्म निभाना चाहिए, राष्ट्रवाद की बात करनी चाहिए। धन्यवाद। एक टेलीफोन कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम पूजा है, मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मसरत आलम जैसे अलगाववादी विचार के लोगों को छोड़ना देश हित में बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे हिंसक और देशद्रोही के लिए तो मात्र सिर्फ एक ही जगह होती है, जो है जेल। मैं सर साथ में ये भी कहना चाहती हूँ कि मुफ्ती सरकार ने मसरत आलम को जेल से बाहर निकालकर ऐसे लोगों का हौसला बढ़ाया है जो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं, साथ ही साथ पूरे देश के लिए घातक साबित हो रहे हैं। सर, मैं आपको ये भी बोलना चाहती हूँ कि इस हंगामे को लेकर, इस हंगामे की गूंज जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक पहुंच चुकी है। यहाँ तक कि संसद में आए दिन इस मुद्दे को लेकर हंगामा होता रहता है, जहाँ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जन संसद में मसरत के मामले को लेकर आए दिन हंगामा होता रहता है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी पीडीपी के संबंध में इसे लेकर काफी तनाव पैदा हो गया है। सर, मैं आपको बता दूं कि मसरत आलम को 2010 अक्टूबर में श्रीनगर के गुलाब बाग इलाके से 4 महीने पहले बहुत मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया गया था। गिलानी के करीबी माने जाने वाले मसरत आलम पर 10 लाख रुपए का इनाम भी था कि अगर वो किसी को मिलता है तो उसको 10 लाख रुपए का इनाम भी मिलेगा। मसरत 2010 में पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीसीएस के तहत जेल में बंद किया गया था। वहीं उसे बारामूला जेल में रखा गया था और उसकी रिहाई रात 9 बजे शहीदगंज पुलिस थाने से की गई थी।
और सर मैं ये भी आपको बता दूं कि मसरत आलम की रिहाई के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि पिछले 4 साल से कश्मीर में शांति की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि मसरत आलम जेल में बंद थे। लेकिन वहीं सीएम रहते मसरत आलम को जेल में डालने वाले अमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट कर इस बात को लेकर काफी अपना गुस्सा दिखाया है, काफी ज्यादा इस पे सवाल खड़े करे हैं। और साथ के साथ उन्होंने ट्वीट करके ये लिखा कि जो 2010 में आलम को जो गिरफ्तार किया गया था वो 2010 के प्रदर्शन का एक मास्टरमाइंड था जिसने इन सब हंगामों को एक नया रूप दिया था। ये कोई सहयोगी नहीं है। उसकी गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शन खत्म हो गया था। सर मैं अब यही बोलना चाहती हूँ कि मैं बीजेपी से बोलना चाहती हूँ कि जो उन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ ये गठबंधन की सरकार बनाई थी वो उसका समर्थन वापस लें, क्योंकि जो मुफ्ती सईद एक नया सौदा करने जा रहे हैं, मतलब कर रहे हैं। आलम को बाहर निकाल लिया लोगों ने और साथ के साथ घाटी में भी जो इतना उत्पादन जो मच रहा है उसका अब कुछ नहीं पता कि आगे वक्त क्या नया रूप दिखाएगा भारत सरकार को, साथ के साथ जम्मू की सरकार को। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ भारत सरकार से कि जो उन्होंने जम्मू कश्मीर से गठबंधन किया है उसका समर्थन वो वापस ले ले, तभी भारत देश में शांति और अमन बना रहेगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद। एक टेलीफोन कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मुफ्ती सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि घाटी के लोगों ने उनको क्यों चुना था। उनको इसलिए चुना था कि वो घाटी का विकास करें, ना कि ऐसे अलगाववादी नेताओं को रिहा करें। पहले तो उन्होंने अफजल गुरु के अवशेष मांग लिए, उसके बाद अलगाववादी नेता मसरत आलम उसको रिहाई दे दी, और फिर उसके बाद इतने ज्यादा हंगामे के बाद फक्तू जो कि एक और भी ज्यादा बड़ा अलगाववादी नेता है उसको रिहा करने की बात चल रही थी। तो आखिर मुफ्ती सरकार करना क्या चाहती है? चलिए धन्यवाद। स्काइप कॉलर हमारे साथ है, सुनते हैं। नमस्कार सुरेश चौहान के जी। मसरत आलम को पीडीपी नेता मुफ्ती सईद ने जिस तरह से बाहर किया, जिस तरह से उनको आज़ाद किया है, ये बेहद शर्मनाक है। देश की जनता की रक्षा के लिए हमारे आर्मी जवान सेना पे जो हैं वो तैनात है बॉर्डर पे। बड़ी मुश्किल से देश की रक्षा की खातिर ये जवान अपनी जान की बाजी लगाते हैं। क्या ये मसरत आलम को रिहा कर देना राजनीतिक दायरे को दर्शाता है? गंदी राजनीतिक मानसिकता से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए केंद्र सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए, या अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसे जवानों को जो है मौत के घाट उतारते रहते हैं। अब इस पे केंद्र सरकार को, मुझे यही लगता है कि केंद्र सरकार को सीधे पीडीपी के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए। सवाल क्योंकि देश की रक्षा का है। चलिए धन्यवाद। स्काइप कॉलर हमारे साथ है, सुनते हैं। जय हिंद सर, मैं सुदर्शन न्यूज के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि जो मुफ्ती मोहम्मद सईद ने मसरत आलम को रिहा करके बहुत गलत काम किया है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने ना सिर्फ जम्मू कश्मीर को धोखा दिया है बल्कि पूरे देश के कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने के लिए ये काम किया है। जो मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जो कदम उठाया मसरत आलम को रिहा करके, वो घाटी के लिए नुकसानदायक साबित होगा ही होगा, साथ ही साथ कहीं ना कहीं भारत देश के लिए भी नुकसानदायक साबित होगा, क्योंकि मुफ्ती मोहम्मद सईद को सिर्फ और सिर्फ घाटी के विकास के लिए काम करना है वहां पर, और लोगों के विकास के लिए काम करना है, ना कि अलगाववादी नेताओं को उन्हें रिहा करने के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया है। चलिए धन्यवाद। स्काइप कॉलर हमारे साथ है, सुनते हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद जो कि जम्मू कश्मीर के सीएम हैं, उन्होंने मसरत को छोड़कर बहुत ही गलती की है। इससे पहले भी वो एक गलती कर चुके हैं, जो कि पाकिस्तान, जो कि मुफ्ती साहब ने जम्मू कश्मीर में जो शांतिपूर्ण चुनाव हुआ था उसका श्रेय उन्होंने सीधा पाकिस्तान को दिया, जो कि ये गलत था, बहुत गलत था। जबकि जम्मू कश्मीर की जनता ने उन्हें कश्मीर में विकास करने के लिए सरकार में लेकर के आए थे, ना कि ऐसी अविकासशील बातें करने के लिए। आज जो ये कुछ जम्मू कश्मीर में हो रहा है ये सरासर गलत है, और ये सब गलत है, और ऐसी बातें हमारे देश की एकता को तोड़ती है। ये भाईचारे का देश है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो नारा दिया जाता है वो बिल्कुल सरासर सही दिया जाता है कि सारे एकता के स्रोत में चलते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। लेकिन ये बातें एक अलग दिखाई देती हैं, हिंदूवाद को और मुस्लिमवाद को अलग करती हैं, और ये बातें होनी नहीं चाहिए। इस देश के लिए ये बहुत खतरनाक है ऐसी बात। चलिए धन्यवाद। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसके साथ साथ परिणाम क्या होंगे, इसके बाद उपाय आपके स्क्रीन पे। उपाय: मुफ्ती मोहम्मद सईद जैसे राजनेताओं को घाटी में स्वहित के बजाय जम्मू कश्मीर के विकास पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तभी घाटी का पूर्ण विकास होगा।
जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा देना चाहिए, जिससे जम्मू कश्मीर भी भारत के अन्य राज्यों में शामिल हो जाए और पूरे देश में एक कानून व्यवस्था लागू होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के अति संवेदनशील इलाकों में कानून को सख्ती से लागू करना चाहिए, जिससे 2010 जैसे दंगे दोबारा न हो सके। ऐसे राजनेताओं का खुले तौर पर बहिष्कार होना चाहिए, जिससे दोबारा अलगाववादियों की रिहाई के बारे में कोई भी राजनीतिक दल ना सोचे। अब मैं मिश्रा जी के पास चलता हूं। मिश्रा जी, कार्यक्रम के आखिर में हम आए हैं। आप देख रहे उपाय देशवासियों ने क्या भेजे हैं। आप एक आर्मी मैन के नाते क्या उपाय देखते हैं मोटा मोटा कि ये उपाय है जो तुरंत करने चाहिए? पहली बात तो मैं यह समझता हूं कि जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस वैली में आर्मी के द्वारा चलाए जा रहे हैं और रिलायबल इंटेलिजेंस पर, एक्शनेबल इंटेलिजेंस पर, उस पर किसी तरीके की रोक नहीं लगानी चाहिए और उसको पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और स्टेट गवर्नमेंट का। दूसरा, इसमें पॉलिटिक्स, जहाँ तक काउंटर टेररिज्म का सवाल है और टेररिस्टों के खिलाफ काम करने का सवाल है, उस पर पॉलिटिक्स हावी नहीं होनी चाहिए, जैसी कि आज हावी हो रही है मुफ्ती साहब के चीफ मिनिस्टर होने पर। तीसरा, मैं ये समझता हूँ कि जो जितने भी सेपरेटिस्ट हैं और जो कि सुरक्षा की दृष्टि से इंडिया के या कश्मीर के किसी जेल में हैं, उनकी रिहाई बिना क्लियरेंस के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्लियरेंस के नहीं होनी चाहिए। और आखिरी बात यह है कि अगर वहाँ पर इस तरीके की चीफ मिनिस्टर कार्रवाई करता है तो उसको यह बताना चाहिए कि आपके साथ जो मैंडेट है वो मैंडेट आपका बिल्कुल डिवाइडेड मैंडेट है और आप इस काबिल नहीं हैं कि आप चीफ मिनिस्टर बने रहें। बिल्कुल। हमारे पास, हिंदुस्तान के पास कानूनन क्या क्या हथियार है, ग्राफिक में इसको भी देख लेते हैं। देश के गद्दारों के खिलाफ कानून। आईपीसी की धारा 124A के तहत शब्दों, इशारों और बर्ताव से देश के खिलाफ नफरत फैलाना एक अपराध है। इसके लिए उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। आईपीसी की धारा 153A के तहत धर्म, नस्ल और भाषा के आधार पर नफरत फैलाने की कोशिश करना भी एक अपराध है। इसके लिए 3 साल तक की सजा हो सकती है। आईपीसी की धारा 153B के तहत राष्ट्रीय एकता के खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ धारा 153 लागू होता है और इसके लिए 2 साल तक की सजा हो सकती है। आईपीसी की धारा 504 और 505, इसके तहत देश में शांति भंग और देश के खिलाफ दुष्प्रचार करना एक अपराध है। इसके तहत 2 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये सभी धाराएं जम्मू कश्मीर में लागू ही नहीं होती। तो ये देखा आपने, भारत सरकार के पास कानूनन क्या क्या है ये तो आपने देखा, लेकिन हिंदुस्तानियों के पास, 125 करोड़ जनता के पास जो हथियार है वो है एकता का और अपनी लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने का। मुख्यमंत्री कोई शपथ लेकर उस भारत के संविधान पर भले ही लात मारने की कोशिश करता है, हम उस संविधान का सम्मान करते हुए उस संविधान की रक्षा के लिए जान की बाजी लगाने का तो एल्गार कर ही सकते हैं। और हिंदुस्तान हमेशा इस एल्गार के लिए सुप्रसिद्ध रहा है और इसलिए कितने ही सांपों को हमने कुचलने में कामयाबी हासिल की है। मिश्रा जी, आप आए और आपने टाइम दिया, मैं आपका आभारी हूं। आप सारे दर्शकों का भी आभारी हूं कि आपने टाइम दिया। एक गीत के साथ आपको छोड़ चलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।